हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और उसके कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए थे। अब हम उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे हीटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रिकल हीटिंग। जैसे अगर हम बात करें, वायर सबने देखा होगा, घरों में अप्लायंसेस होते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा समय तक यूज की जाती है तो वो वायर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अगर पतला वायर है, बड़ी डिवाइस कोई यूज की जा रही है, जैसे हीटर के लिए अगर छोटा सा तार लगा देते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद वो तार पिघलने लगता है। क्यों पिघलने लगता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर में, यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाता है दो पोल्स के बीच में, चूंकि लगा देते हैं क्या, बैटरी, और जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वेरी करता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा तो इसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। करंट के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, अब इनके पास आंखें तो होती नहीं है, रोड में इनका नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है कि इनको सीधे सीधे रास्ता मिलेगा, नहीं, ये आपस में टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो कोलिजन की वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में। और ये जो एनर्जी हीट में ट्रांसफ़र होती है इसी को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन प्रोवाइड की गई, जूल्स साहब ने बताया, जूल्स लॉ बोलते हैं इसको। ही सेज दैट इफ एनी सर्किट current is applied, that means the charge is getting flowed, and if the resistance is present R, then एक particular t टाइम में जितना वर्क डन होगा या एनर्जी कंज्यूम होगी वही क्या, हीट के बराबर हो जाती है। तो इसको लिखते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो T होता है ये टेम्परेचर नहीं होता है, ये टाइम होता है। ये सीधे सीधे वर्क डन से लिया जाता है, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, पावर इनटू टाइम। पावर का और फर्दर फार्मूला होता है V इंटू आई, और ये T के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम VIT भी लिख सकते हैं। VIT वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये V पोटेंशियल को, I करंट को, और T टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम यहीं पे एक और फार्मूला अप्लाई करें तो V स्क्वायर आर अपॉन में V स्क्वायर अपॉन आर टी, ये टोटल एक फार्मूला I स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला VIT, और एक फार्मूला V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये जो तीनों फार्मूले आए हैं ये किसके, V इक्वल्स टू आई आर के बिहाफ पे हैं। तो हम इसके कंपेरिजन में अगर एक भी याद रख लेते हैं या हम VIT ही याद कर लेते हैं, तो एक बार V की जगह पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे IR तो I स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और I की जगह पे V बाई आर रख देंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला, जो हम फार्मूला यूज करते हैं क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए जब हम हीट कैलकुलेट कर रहे होते हैं इन क्या, केस ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी यूनिट की, तो यूनिट इनकी क्या हो जाती है, जूल। क्या, हीट की SI यूनिट हम यहाँ पे पढ़ते हैं जूल। कैलोरी भी पढ़ने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जूल का ही यूज किया जाता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल यूनिट है जो घरों में हम यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट के नाम से जानी जाती है। और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है इसकी, उसको बोलते हैं हम क्या, किलोवाट आर, क्योंकि ये क्या है, पावर, पावर होता है वाट, और ये है क्या, टाइम, सेकंड। तो वाट सेकंड, और फर्दर क्या है, क्योंकि ये यूज की जा रही है किसमें, किलोवाट में, और एक आर में। दैट मीन्स एक घंटे में अगर 1 किलोवाट आर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है तो वो एक प्रैक्टिकल यूनिट के बराबर होती है। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो मीटर में मेजर की जाती है, घरों में सबने देखा होगा, बिजली बिल आता है, उसमें जो यूनिट रीडिंग होती है वो किलोवाट आर ही होती है। 1 किलोवाट आर किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किलो को लिखते हैं हम 1000 में, वाट ऑलरेडी क्या था, जब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट को तो ये क्या लिखेंगे हम, 1000 वाट, और आर को लिखेंगे कितना, 60 मिनट और 60 सेकेंड्स में, तो ये किस में हो जाएगा,
जूल में, क्योंकि वाट सेकंड किसकी यूनिट होती है, जूल की। इसको फर्दर लिखते हैं सॉल्व करके, तो ये हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये सब क्या यूनिट हो जाती है किसकी, इलेक्ट्रिकल हीटिंग की या हीट एनर्जी की। अब अगर हीट एनर्जी आ गई है तो यहीं पे बात कर लेते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर जो होगा वो क्या हो जाता है, पावर का फॉर्मूला सबको पता होगा, पावर क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो क्या करेंगे हम, एनर्जी के जितने भी फार्मूले हैं लाइक I²RT, यहाँ पे अगर हम T से डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, I²R। ठीक उसी तरह VIT से T को डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, V इंटू आई। ठीक उसी तरह V² अपॉन R T अपॉन T, तो क्या बचेगा, V² अपॉन R। ये तीन क्या हो जाते हैं फार्मूले इलेक्ट्रिकल पावर की। कि जैसे कोई भी डिवाइस है, आपने देखा होगा जितनी भी अप्लायंसेस होते हैं सब पे एक टैग लिखा होता है, 220 वोल्ट 50 वाट या 100 वाट या 750 वाट 220 वोल्ट। इस तरह से आप रीड करेंगे जितने भी अप्लायंसेस होंगे, इवन आपका जो मोबाइल का चार्जर होगा उस पर भी इस तरह से एक डेटा लिखा होता है कि पावर इतना इनपुट और प्लस में 220 वोल्ट या 240 वोल्ट सप्लाई, मतलब उसका है कि इतना वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा तो 1 घंटे में इतनी पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, बाहर मिलेगी हमें। तो वो पावर होता है, पावर की जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं हम क्या, वाट। पावर की जो एसआई यूनिट है इसको वाट बोलते हैं। सब यूनिट में हम इनके किलोवाट पैटर्न भी पढ़ते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर हो जाता है, किलोवाट कितना, 1000 वाट के। इसको हम पढ़ते हैं मेगावाट में, तो 1 मेगावाट किसके, 10⁶ वाट के बराबर हो जाता है। और एक टर्म यहाँ पे हम पढ़ते हैं 1 HP, इसको बोलते हैं हम क्या, हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो पॉइंट याद रखना। 1 HP इक्वल हो जाता है किसके, 746 वाट के। 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर के बराबर। ये पावर कंपोजिशन था। जब किसी अप्लायंसेस की बात करेंगे तो जितना उसमें पावर आउटपुट होगा उसी के हिसाब से अगर उसको 1 घंटे में यूज करेंगे जितना। अगर हम बात करें 1 kWh पावर की, जैसे हीटर जो होते हैं वो ज़्यादातर किलोवाट या 1000 वाट के बराबर होते हैं। उनको अगर हम 1 घंटे यूज करें, 1 kWh को 1 घंटे यूज करें तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बिजली आ जाएगी उसके 1 घंटे यूज करने पे। और पर यूनिट जो भी आपके सिटी के हिसाब से, शहर के हिसाब से चार्ज होगा उतना रुपया फिर आपको पे करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि जो पावर हमने पढ़ा, पावर कितना, I²R। अगर हम ईएमएफ अप्लाई करें एक पर्टिकुलर सेल में और उसके पास अपना खुद का क्या हो, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, ये तो कैपिटल आर हो गया, ये सेल सप्लाई है और इसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये है हमारे पास ईएमएफ। तो केस क्या है कि अगर यहाँ पे पावर की बात करें इन ड्यूरेशन ऑफ सेम पोटेंशियल या ईएमएफ के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आई की अगर हम बात करेंगे इन दिस केस, तो आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यही तो होता है ना ईएमएफ का केस। जब क्या ईएमएफ अप्लाई हो रहा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो करंट के बराबर हो जाएगा। और जब यहाँ पे इस वैल्यू को लाके रखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R² R प्लस R का होल स्क्वायर, और ये कैपिटल R, ये हो जाएगा पावर। अब यहाँ पे एक केस पूछा जाता है पावर मैक्स का, और इससे रिलेटेड एक ग्राफिकल इक्वेशन पूछी जाती है। ये ग्राफ कुछ इस पैटर्न पे बनता है कि जो पावर है विद इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, पावर इंक्रीज करता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो मैक्सिमम जो पावर होती है उस केस में देखने को मिलता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे पी मैक्स की केस देखने को मिलते हैं।
तो अगर हम पावर मैक्सिमम केस की बात करें तो कैपिटल आर इक्वल हो जाता है स्मॉल आर के। अगर इसको मान लें कि ये स्मॉल आर के ही बराबर है, या इसको हम कैपिटल आर के इक्वल में लिख लें, दोनों का मतलब इक्विवेलेंसी हो गई ना। तो हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर अगर ऊपर लिख दें तो पावर का जो पी मैक्स का फार्मूला है ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ स्क्वायर अपॉन में आर प्लस आर की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर कैपिटल आर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2r का स्क्वायर, और 2r का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r। ऊपर r है ऑलरेडी, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ईएमएफ स्क्वायर अपॉन 4r। ये हमारे पास पी मैक्स होगा जो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ स्क्वायर अपॉन 4r। यही ईएमएफ स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल आर के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस पे बेस्ड आपके जेई मेंस में डायरेक्ट इसका एक फार्मूला पूछा गया है इक्वेशन कि पी मैक्स किसके इक्वल होगा। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट मिल जाएगा ऑप्शन में देखने को। पावर के बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावर के ही रिस्पेक्ट में बल्ब जो लगाए जाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर वायर में बल्ब लगा दिया गया, तो बल्ब जो लगाया जाता है उसकी ब्राइटनेस पे और उसके रेजिस्टेंस के बेसिस पे क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब की बात कर लेते हैं, इसमें हम सब हेडिंग मेंशन करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। किसका, बल्ब का कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे सीरीज में और दूसरा टाइप हम यहीं पे पढ़ लेते हैं क्या, पैरेलल। पैरेलल और सीरीज में बल्ब जोड़े गए, कैसे देखो जरा। ये है एक बल्ब और एक बल्ब यहां पे लगाया गया। दोनों बल्ब की पावर रेटिंग, इसकी P1 है, इसकी P2 है। V के साथ, V कितना है ये हमें भी नहीं पता है। इसको कनेक्ट किया गया एक सेल से जिसको सप्लाई दे दी गई EMF। ठीक, पैरेलल कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबको पता है पैरेलल कंडीशन क्या होती है, जिसमें वायर क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक बल्ब इसमें लगा है, दूसरा वायर क्या किया, यहाँ पे लगाया गया है, और इसमें एक बल्ब क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। तो ये बल्ब जल रहा है यहाँ पे। तो दो बल्ब दोनों को क्या कर दिया गया है, अलग अलग लगाया गया है और एक सेल से जोड़ दिया गया है। सेल को यहां से थोड़ा सा जोड़ देते हैं। तो ये ईएमएफ सप्लाई दे दी गई और इनका हमने मान लिया क्या, P1 और इसका P2, और यहाँ पे सप्लाई दे दी गई V की और यहाँ पे दे दी गई V की। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जो पावर होता है, पावर सीरीज में V इंटू आई होता है, और करंट जो होती है यहाँ पे ये सिमिलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सेम करंट हो जाती है। तो केस इसका जो बनता है पावर का बल्ब के रिस्पेक्ट में V स्क्वायर अपॉन आर रेजिस्टेंस के इनवर्स रिलेशन करता है। इसलिए यहाँ पे जो डिपेंडेबिलिटी होती है पावर की, ये 1 अपॉन पी डैश इक्वल हो जाता है 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। और इसको जो फर्दर सॉल्व करते हैं तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये हो जाता है कॉम्बिनेशन सिंपली किसका, पावर का। पैरेलल में क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 एज सो ऑन। अगर और बल्ब लगे हुए हैं तो और जुड़ जाएंगे। तो नेट पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं उनमें हम ज़्यादातर जो सर्किट कनेक्ट करते हैं वो कैसा कनेक्ट करते हैं, पैरेलल का। सीरीज में कनेक्ट करने से बचते हैं। अब यहाँ पे केस आता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस जो होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पावर जो कंज्यूम्ड होती है, क्या, जो खर्च हो जाती है। अब यहाँ पे केस जो होता है ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट होता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। अब केस अगर ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, सेम करंट जा रही होगी, तो होगा क्या कि जो पावर रेटिंग ज़्यादा वाले की होगी उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो हम बात करेंगे इन्वर्सली पावर रेटेड की,
जिसका पावर कम रेटेड होगा वो ज़्यादा ब्राइटनेस काज करेगा। जैसे अगर हम बात करें ये 50 वाट का बल्ब यहाँ लगा हो और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा हो, तो जो 50 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा तेज ग्लो करेगा इन कंपेरिजन टू द 100 वाट बल्ब, क्योंकि इसको पावर रेटेड जो है वो क्या है, कम है। तो जिसका पावर रेटेड कम होगा उसका रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा, और जब रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी के अपोजिट केस पैरेलल में देखते हैं, ब्राइटनेस तो डायरेक्टली ही डिपेंड करेगी पावर कंज्यूम्ड पे, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली किस पे, करंट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, करंट दोनों में बटेगी, I1 I2। और अब करंट जिसको जितना मिलेगी उसी हिसाब से ये चेंजेज होंगे। तो करंट जिसको ज़्यादा मिलेगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। तो करंट किसको ज़्यादा मिलेगी, जिसका पावर रेटेड ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट और पावर क्या होती है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे केस क्या देखने को मिलेगा, मोर पावर रेटेड मोर ब्राइटनेस। लेकिन यहां पे क्या होगा, मोर पावर रेटेड लेस ब्राइटनेस एंड लेस पावर रेटेड हाई ब्राइटनेस। ये दोनों के केसेस में रहेगा जब बल्ब को कॉम्बिनेशंस में जोड़ते हैं। अब बल्ब के साथ साथ यहाँ पे अगर हम किसी दूसरी डिवाइस को ले लें, हीटर की अगर हम बात करें, तो जैसे एक हीटर अगर हम जोड़ रहे हैं, लेट एज्यूम करते हैं एक हीटर 100 ग्राम पानी, मतलब कोई भी m ग्राम हम ले सकते हैं, 100 ग्राम वाटर को T1 सेकेंड में क्या कर रहा है, बॉयल कर रहा है, उबाल रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा हीटर जो सेकेंड हीटर है वो 100 ग्राम पानी को ही T2 सेकेंड में क्या कर रहा है, बॉयल कर दे रहा है। तो दोनों क्या हैं, हीटर हैं। अब ये जो टॉपिक है यहीं पे क्लोज हो चुका था। इसके आगे का केस है कि अगर दो हीटर हैं, एक हीटर 100 ग्राम पानी को T1 सेकेंड में और दूसरा हीटर 100 ग्राम या हम 50 ग्राम की बात कर सकते हैं, बट क्वांटिटी दोनों में क्या हो, इक्वल हो, ये जरूरी है। तो दोनों हीटर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को एक T1 सेकेंड में और एक T2 सेकेंड में क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। अगर दोनों बल्ब एक साथ जोड़ दें तो क्या होगा, एक जोड़ने का पैटर्न क्या हो सकता है, सीरीज का हो सकता है और एक पैरेलल का हो सकता है। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो पावर ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा बॉयल करने में। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, T1 प्लस T2। लेकिन जब इनको पैरेलल जोड़ेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और जब पावर ऐड हो जाएगा तो इनको कम टाइम लगेगा। तो इनको जो टाइम लगेगा वो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये कम समय के अंदर क्या करेंगे, इसको बॉयल कर देंगे। तो दोनों हीटर को पैरेलल में जोड़े से हमारा फ़ायदा होगा, कम समय लगेगा। लेकिन हीटर को अगर हम जोड़ देंगे किस में, सीरीज में, तो हमें ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक स्टिल रिमेनिंग है कि अगर हम अप्लाई करें AC करंट, जहाँ पे हम RMS वैल्यूज़ की बात करते हैं, RMS वैल्यू की डिटेल हम AC नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे। AC दैट मीन्स द अल्टरनेटिंग करंट, जो घरों में सप्लाई की जाती है, जो वेव फंक्शन होती है, इस तरह से कुछ इनका मोशन होता है, साइनोसाइडल कर्व बनाती हैं। एक हम पढ़ते हैं DC करंट, जो हम इस EMF या बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इनसे करंट कौन सी जाती है, डायरेक्ट करंट। ये डायरेक्ट करंट सीधे स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। तो ये DC और AC केस जो हीटिंग इफेक्ट होता है, अगर हम दोनों को इक्विवेलेंट इक्वल लें, यानी कि AC और DC दोनों आपस में इक्विवेलेंट हों, यानी कि सेम पोटेंशियल कह सकते हैं, दोनों में अगर पोटेंशियल सेम हो तो उनकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो भी हमेशा सेम होगा। तो AC और DC वेरी करने से कोई डिफरेंस नहीं आता है, हमेशा क्या होता है, ये सेम होता है। उम्मीद है इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब और जो पावर और हीटिंग इफेक्ट एनर्जी पड़ी है बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की अभी भी दुविधा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का हमारे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट या मैसेज भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कंटेंट उपलब्ध हो सके।